अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मीसम रज़ा हूँ, आपका कंप्यूटर टीचर। एसपीएस में 2 सेशन से ज़्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए। कंप्यूटर साइंस 8th क्लास से ऑनवर्ड सेकंड ईयर तक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एसपीएस में। इंट्रोडक्शन पे इतना टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल वीडियो बनानी है। जितनी मुख्तसर जितने मुख्तसरन मैं अपनी बात समझा सकता हूँ आप लोगों को, मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे अपलोड भी करनी है ये फ़ाइल आपके ग्रुप्स में, तो आप लोगों के लिए भी मेमोरी का मसला होगा ऑब्वियसली और मेरे लिए भी। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल मुख्तसर तरीके से, बिल्कुल आसानी से मैं अपनी बात कन्वे कर पाऊँ आप लोगों को। आप लोग मेरे साथ चलिएगा। ये वीडियो जो है, इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अम, एक बात बताना चाहूँगा। वो ये कि जो अभी 9th क्लास जो हमारे पास न्यू आई है, जो कि ऑलरेडी प्री 9th में मेरे पास पढ़ चुके हैं कंप्यूटर साइंस, उनका मैंने तकरीबन सारी बुक कंप्लीट करवा दी है। और चैप्टर 3 जो रह गया है वो हम इंशाल्लाह उसमें क्योंकि प्रैक्टिकल्स हैं वो बाद में हम करेंगे चैप्टर 3, तो इसलिए मैं शुरू से दोनों क्लासेस को फ्रॉम द बिगनिंग लेके चलूँगा अपने साथ-साथ स्टार्ट से। और चैप्टर वाइज़ हम चलेंगे क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मेरे पास एक की बुक है, तो मैं चैप्टर वाइज़ चलूँगा। तो इसका सबसे पहले जो चैप्टर 1 है हमारे पास, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर्स के जो बुनियादी चीज़ें हैं हम वो पढ़ते हैं। बुनियादी चीज़ों में सबसे पहले इसके कंप्यूटर की हिस्ट्री है, एक ब्रीफ हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर कहाँ से चला, कौन सी डिवाइसेस थी पहले और फिर कौन सी आई, उसके बाद अब कौन सी चल रही है। सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइसेस थी, ये बेसिकली जो पहला टॉपिक है हमारा उसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन कंप्यूटर्स की इर्तिका का अमल जो है, उसका प्रोसेस जो है वो हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम, पहले किस हालत में था, बाद में कौन सा आया, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, और फिर अब किस हालत में मौजूद है। इसको बेसिकली कुछ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम जनरेशन वाइज नहीं पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री में देखते हैं कि कौन सा कंप्यूटर पहले आया, उसके बाद कौन सी डिवाइस आई, फिर कौन सी आई। स्टेप वाइज हम इस तरह लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो डिवाइस है उसका नाम है एबेकस। एबेकस जो हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस थी, ठीक हो गया। फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस जो अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की मैं डेफिनेशन बता दूं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स मींस हाउ द कंप्यूटर्स इवॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस। कंप्यूटर किस तरह इवॉल्व हुए, ठीक है, ओवर द टाइम फ्रॉम द मैकेनिकल डिवाइस अबेकस, जो कि पहली मैकेनिकल डिवाइस थी उसका नाम था अबेकस, टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड देन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उस मैकेनिकल में कुछ बिजली का भी इस्तेमाल हुआ कुछ डिवाइसेस में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। और वो डिजिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं ये हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल आप यही समझे कि पहले मैकेनिकल डिवाइसेस थी, सिर्फ मैकेनिकल डिवाइसेस के बाद हमारे पास मैकेनिकल डिवाइसेस के बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल आई। इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बाद हमारे पास जो हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं बैकस डिवाइस को। बैकस क्या थी, एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। बैकस पहली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। मैं आपको पहले इसकी पिक्चर्स दिखा दूं, फिर मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ। वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड।
ये रही हमारे पास अबैकस। अबैकस क्या थी जी? हमारे पास पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसमें के इस तरह पैरेलल रॉड्स लगे होते थे, आमने सामने रॉड्स थे और इसमें वुडन बीड्स होते थे। वुडन बीड्स को तस्बीह की दानों की तरह बिल्कुल हम जिस तरह स्लाइड करते थे, इनको हम वुडन बीड्स को स्लाइड करते थे अलोंग द रॉड, रॉड के अलोंग स्लाइड करते थे और अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। ठीक है, इस डिवाइस में अच्छा, ये डिवाइस बेसिकली चाइनीज ने इन्वेंट की थी अबाउट अबाउट 5000 ईयर्स अगो। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड नोन नहीं है, बुक वाले ने जैसे कि बताया हुआ है, लेकिन तकरीबन तकरीबन 5000 साल पहले इसको इन्वेंट किया गया था। इसको कैलकुलेशन परफॉर्म किस तरह होती थी मैंने आपको बताया। इसको इन वुडन बीड्स को स्लाइड करते थे अलोंग द रॉड्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे जी। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, मैं बहुत ही आसान तरीके से बात समझा रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम पेश आए, प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, मैं इसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास डिवाइस थी, उसको कहा गया था जी नेपियर्स बोन। ठीक है, John Napier, a Scottish mathematician, created logarithm tables to facilitate calculations. उसने logarithm tables, इसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन थी। जॉन नेपियर ने logarithm tables इन्वेंट किए थे, logarithm tables क्रिएट किए थे टू फैसिलिटेट कैलकुलेशंस की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, जो कि जिसने फैसिलिटेट किया, मदद की। In 1641 he created a device using rods, ठीक है, also called Napier's bone to perform arithmetic calculation। 1641 में उसने कैलकुलेटिंग डिवाइस इजाद की जिसको नेपियर्स बोन का नाम दिया। इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बॉक्स, देख सकते हैं आप वुडन बॉक्स पे कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वुडन बॉक्स हैविंग रोटेटिंग सिलेंडर्स। ठीक है, इसके अंदर रोटेटिंग सिलेंडर्स थी। ये देखिए, इसके ऊपर नंबरिंग हुई हुई है। ये नंबरिंग क्या थी मैं आपको बताता हूँ। ये थी ये हर रॉड के ऊपर इस तरह नंबरिंग हुई हुई है, और ये नंबरिंग ये देखिए आप, जीरो से 9 तक इस पे डिजिट्स लिखे हुए थे। ठीक है, इन रोटेटिंग सिलेंडर्स को, जो कि रोटेट होते थे, वो रोटेट करते थे, ऊपर से हम पकड़ के इस तरह घुमाते थे, रोटेट करते थे सिलेंडर्स को और कैलकुलेशंस अपनी परफॉर्म करते थे। ठीक है, इस पे कौन कौन से जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सकती थी? इस डिवाइस पे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते थे बाय यूजिंग सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होती थी, उसके साथ ही साथ हम मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते थे। अच्छा, एक बात ज़हन में रहे कि आपने इस जो टॉपिक में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आपने तो एक सबसे पहले तो आपने इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं बतानी। सबसे पहले तो आपने डिवाइस का बताना है कि इन्वेंट कब हुई, किसने इन्वेंट की, काम क्या करती थी और कैसे करती थी। ठीक है, आपने ये 4 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले डिवाइस इन्वेंट कब हुई, किसने इन्वेंट की, अगर कोई चीज़ इनमें से मिस भी है, किसी ने फॉर एग्जांपल अबैकस का उन्होंने नहीं बताया हुआ किसने इन्वेंट की, किसी साइंसदान का या किसी इस तरह मैथमेटिशियन का या किसी का नाम उसने नहीं बताया, लेकिन ये इन जनरल बताया कि चाइनीज ने इन्वेंट की। ठीक है, ये आप लिख दें। अगर नहीं भी बताया तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। सबसे पहले आप बताएंगे किसने इन्वेंट की, कब इन्वेंट की, ईयर बताएंगे, काम क्या करती थी और कैसे करती थी। ठीक है, तो जॉन नेपियर ने इन्वेंट की थी नेपियर्स बोन। कब इन्वेंट की थी? 1641 में। काम क्या करती थी? कैलकुलेशंस परफॉर्म, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करती थी, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन और एडिशन शामिल थी। इसके साथ साथ स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करती थी। और कैसे काम करती थी? इन सिलेंडर्स को रोटेट करते थे हम। कैलकुलेशन इन डेप्थ हम इसका नहीं पढ़ेंगे, कैसे प्रॉपर वर्किंग इसकी बुक में चूंकि नहीं बताई हुई है डिटेल में, हम नहीं बताएंगे, इसलिए सिंपल उसने बताया था कि इन सिलेंडर्स को रोटेट करके कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी। इसके बाद जो हमारे पास डिवाइस है उसका नाम है स्लाइड रूल। ठीक है, मैं आपको साथ ही साथ पिक्चर्स भी बताता जाऊं जल्दी से। लेबल डायग्राम जरा मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपको उनका पता चलता जाए डिफरेंट पार्ट्स का।
बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम, जो कि जॉन नेपियर ने अभी पीछे हमने पढ़ा, उसने लॉगरिथम टेबल्स क्रिएट किए थे, ठीक है, टू फैसिलिटेट कैलकुलेशंस, ठीक है। उसने जॉन नेपियर्स ने लॉगरिथम टेबल्स क्रिएट किए थे उसी आइडिया पे, उसी जॉन नेपियर के आइडिया पे, लॉगरिथम के आइडिया पे। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम, इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑगवर्ड डेवलप अ डिवाइस कॉल्ड स्लाइड रूल इन 1920s। 1920 की दहाई में उसने एक डिवाइस इन्वेंट की जिसको उसने नाम दिया स्लाइड रूल, और ये किस आइडिया पे काम करती थी? ये लॉगरिथम के आइडिया पे काम करती थी, लॉगरिथम के आइडिया पे। It was very useful for problem solving that involve multiplications and division. Multiplications और divisions में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई ये डिवाइस, ठीक है। And it has three parts: slide rule and transparent sliding cursor. Different parts आप देख सकते हैं। ये transparent cursor है, इसको हम move करते थे along the scale। ये scale है हमारे पास, ठीक है। along the scale हम along the rule हम slide करते थे इसको, और अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स बेसिकली इसका मकसद था परफॉर्म करने का, मेन जो था हमारे पास, ठीक है। मेन काम हम लेते थे मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स हम इससे लेते थे। इसके बाद हमारे पास जो डिवाइस आई उसका नाम था पास्कल लाइन, ठीक है। पास्कल लाइन कौन सी डिवाइस थी? अभी हमने स्लाइड रूल से पहले एक डिवाइस पढ़ी थी, नेपियर्स बोन, ठीक है। नेपियर्स बोन में रोटेटिंग सिलेंडर्स थे। रोटेटिंग सिलेंडर्स अभी मैंने आपको बताया था स्लाइड रूल से पहले, उसको रोटेट करते थे और कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। 0 से 9 तक डिजिट्स होते थे। सेम उसी तरह बिल्कुल उससे मिलती जुलती एक डिवाइस पास्कलाइन थी। ब्लेस पास्कल था फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल था। उसने 1642 में एक डिवाइस इन्वेंट की जिसको उसने नाम दिया पास्कलाइन का, ठीक है। 1641 में नेपियर्स बोन इन्वेंट हुई जॉन नेपियर्स ने, जो कि स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। 1642 में, उससे अगले ही साल फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बिल्कुल उसी तरह नेपियर्स बोन के आइडिया पे डिवाइस इन्वेंट की, जिसका नाम दिया उसने पास्कलाइन, जिसको उसने पास्कलाइन का नाम दिया, ठीक है। इस पे भी नेपियर्स बोन की तरह 0 से 9 तक डिजिट्स प्रिंट हुए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखें, इस वाले व्हील पे आप देख सकते हैं कुछ डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये रोटेटिंग गियर्स के कॉन्सेप्ट पे काम करती थी, ठीक है। और इस पे भी 0 से 9 तक डिजिट्स प्रिंट हुए हुए थे। 1642 में इन्वेंट की थी। इन्वेंट किसने की थी? ब्लेस पास्कल ने, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने, ठीक है। और व्हेन, अच्छा ये काम कैसे करती थी? ईच व्हील हैड 10 पार्ट्स हैविंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। मैंने आज जैसे कि आपको बताया, हर व्हील के ऊपर 0 से 9 तक डिजिट्स प्रिंट हुए हुए थे, ठीक है। कैलकुलेशंस वर परफॉर्म बाय द रोटेशन ऑफ व्हील्स। आप इन व्हील्स को रोटेट करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, ठीक है। व्हेन वन व्हील कंप्लीट्स अ रोटेशन, जब एक व्हील ने अपनी रोटेशन 0 से 9 डिजिट्स तक कंप्लीट कर ली, अगला जो व्हील है 1 डिजिट के अलॉन्ग मूव कर जाएगा, ठीक है। 1 डिजिट वो मूव कर जाएगा। जब एक व्हील ने अपनी रोटेशन कंप्लीट कर ली, अगला व्हील जस्ट 1 डिजिट रोटेट करेगा, ठीक है। इसी तरह जब ये व्हील कंप्लीट कर लेगा 9 तक रोटेशन, अगला डिजिट 1 डिजिट मूव कर जाएगा, अगला व्हील 1 डिजिट मूव कर जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन एंड तक, इसी तरह हमारे पास रोटेटिंग गियर्स के काम के उस पे कॉन्सेप्ट पे ये काम करता था। और जैसे एक व्हील कंप्लीट करता था अपनी रोटेशन, अगला व्हील 1 डिजिट के लॉन्ग मूव करता था। ये हमारे पास कुछ ट्रांसपेरेंट स्लॉट्स, ये हमारे पास कुछ स्लॉट्स हैं, स्मॉल स्लॉट्स हैं। इसमें क्या होता था? इसमें हमारे पास रिजल्ट्स डिस्प्ले होते थे। हम व्हील्स को रोटेट करते थे और जो रिजल्ट्स हमारे थे इन स्लॉट्स के दरमियान में, इन स्लॉट्स के ऊपर डिस्प्ले होते थे, ठीक हो गया। इसके बाद डिफरेंस इंजन है। डिफरेंस इंजन बेसिकली जो हमारे पास ये रहा आपके पास डिफरेंस इंजन। In 1822, Charles Babbage invented a device called difference engine. 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन इन्वेंट की जिसको उसने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। डिफरेंस इंजन वाज इंटेंडेड टू बी स्ट्रीम पावर्ड एंड फुली ऑटोमेटिक। ये फुली ऑटोमेटिक डिवाइस थी, एक ऑटोमेटिकली काम करती थी और स्टीम
इसको मिलती थी इंजन फ्यूल के तौर पे स्टीम के ऊपर काम करता था, ठीक है, फ्यूल पावर्ड थी, स्टीम पावर्ड थी, एंड फुली ऑटोमेटिक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स भी प्रिंट करती थी ये डिवाइस। उसने इस डिवाइस पे काम स्टार्ट तो किया, लेकिन उसने इस डिवाइस को वो इस डिवाइस को कंप्लीट ना कर सका, ठीक है। कुछ हद तक तो उसने बना ली थी, लेकिन इस डिवाइस को कंप्लीट नहीं कर सका, क्योंकि उस वक्त 1822 में उसने ये मशीन बनाई थी, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी इतनी कि वो इस डिवाइस को कंप्लीट कर पाता, उसको डिफरेंट इस मशीन के पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और वो बना सकता है, इसको कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद वो इसको कंप्लीट तो ना कर सका, लेकिन he came up with an idea of analytical engine। वो इस डिवाइस को कंप्लीट ना कर सका, बिल्कुल सिमिलर टू डिफरेंस इंजन उसने एक और डिवाइस बनाई जिसको उसने एनालिटिकल इंजन पे काम जिसको उसने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। ही वर्कड फॉर मैनी इयर्स ऑन डिफरेंस इंजन बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट। लेटर ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। फिर उसको एनालिटिकल इंजन का एक और कॉन्सेप्ट आया और एनालिटिकल इंजन बनाने का ख्याल आया। इट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग इंजन, ठीक है। ये बेसिकली आज का जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं प्रोग्रामिंग पे काम करता है। प्रोग्रामिंग क्या होती है आप लोगों को मैं बताऊंगा डिटेल से, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे सारे टॉपिक्स हम क्लियर करते जाएंगे। लेकिन एक फिलहाल आप ये समझ लें कि एक जनरल पर्पस मशीन थी जो कि हर किस्म की कैलकुलेशंस जो परफॉर्म कर सकती थी, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकती थी। द एनालिटिकल इंजन has many essential features found in modern digital computers, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो कि आजकल हम मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली चार्ल्स बेबेज जिसने ये एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन दोनों इंजन बनाए, वो ही जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स, क्योंकि ये जो हमारे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट है वो उसी के बेसिकली उसी एनालिटिकल इंजन के ऊपर बेस करता है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मार्क 1 पे देखेंगे। मार्क 1 और रथ डेस्क का हमारे पास कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं वो देखेंगे, और एवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। मैं कोशिश तो यही थी कि मैं बहुत डिटेल से समझाता आपको, इससे भी ज़्यादा डिटेल्स देता, आपको कुछ बैकग्राउंड भी देता, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, वक्त की कमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल मुख्तसर से वीडियो रखनी है ताकि मैं इजीली अपलोड कर सकूँगा, आप लोगों के लिए भी डाउनलोड करने में आसानी हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इस हवाले से, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।